नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं गद्य भाग का अंतिम पाठ आत्मा का ताप। आत्मा का ताप लेखक श्री सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक है और उससे लिया गया अंश आपके पाठ्यक्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ शुरू होने से पूर्व हम पढ़ते हैं लेखक का जीवन परिचय। तो सैयद हैदर रजा का जन्म सन 1922 बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ। सम्मान मिले इन्हें ग्रेड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। मृत्यु होती है इनकी सन 2016 में। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। यानी कि महान चित्रकार है सैयद हैदर रजा। एक चित्रकार के रूप में इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है उस सब का वर्णन लेखक ने आत्मा का ताप नामक पुस्तक में किया है। शुरुआती जीवन की सफलताएं, इनकी सफलताएं, असफलताएं, संघर्ष आदि सब कुछ से इन पर जो प्रभाव पड़ा उन सब का बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से लेखक ने वर्णन किया है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है। सम्मान्य शब्द सम्मान से बना है। सम्मान्य नहीं है बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। यानी कि महान चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, यानी कि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति रही हुसैन चित्रकार हुसैन की, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। यानी कि उनका प्रमुख स्थान जो था वो भारत ही था। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार, यानी कि यूरोप में रहने के बाद भी इनकी वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बाद सूक्ष्म तरीके से वहाँ की कला से प्रभावित हुए। इन सब के बाद भी रजा जो है वो ठेठ रूप से भारतीय कलाकार, यानी कि मुख्य रूप से वे भारतीय कलाकार हैं। उनकी कला में भारतीयता का प्रदर्शन होता है। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार है। यह बिंदु केवल रूप का ही आकार नहीं बल्कि प्रारंभिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यानी कि हमारा प्रारंभिक भारतीय चिंतन जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है? बिंदु। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है, पवित्रता है, उपकार की भावना है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। रंगों की व्यापकता है, अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया, प्रशंसा हुई। रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीबेयर, गीती सेन, जाक लासें, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेज़ी से हिंदी, यानी कि मुख्य रूप से लेखक ने अंग्रेज़ी में लिखा था इसे, तो अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद किया है मधु बी जोशी ने। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में देखें आत्मा का ताप पाठ में क्या है कि सैयद हैदर रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर आई है।
आइए शुरू करते हैं आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, जिसे आप डिक्टेशन मार्क कहते हैं। 10 में से 9 विषयों में इनको डिक्टेशन मार्क मिला, विशेष योग्यता मिली। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। पिताजी रिटायर हो गए तो इनको नौकरी ढूंढनी थी ताकि घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके, उठा सके, घर परिवार चल सके। मैं गोंदिया जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया, चित्रकला के अध्यापक बन गए। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी बम्बई में स्थित है, महाराष्ट्र में मैं अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। इनको छात्रवृत्ति मिल गई आगे बढ़ने के लिए। ये सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती, यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था, प्रवेश बंद हो गया था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता, क्योंकि इनकी बहुत लंबी अनुपस्थिति हो गई थी। तो क्या हुआ, देखो इनका दुर्भाग्य, छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, ऑफ़र दिया। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, पीछे नहीं लौटूंगा, बम्बई में ही अध्ययन करूँगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। ये स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जैकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे दी। देखो कहाँ कहाँ इनको घूमना पड़ा, कितना इनको संघर्ष करना पड़ा, किस प्रकार इनकी रहने की व्यवस्था हुई, सबका बहुत यथार्थ तरीके से, बहुत सहजता के साथ लेखक ने वर्णन किया है। उसने कहा, किसने, परिचित टैक्सी ड्राइवर, मतलब भाई का कोई परिचित था, उसका परिचित कोई टैक्सी ड्राइवर था। उसने लेखक को वहाँ रहने के लिए जगह दे दी। मोहन आर्ट क्लब जाते थे पढ़ने के लिए। और उसने कहा, मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ। उसने क्या कहा कि भाई देखो मैं तो रात को ही टैक्सी चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो, मेरी झोपड़ी, मेरे घर में तुम सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। ये छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है, कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे हत्या की वारदात हुई है। हत्या की वारदात यानी घटना। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई, यानी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बहुत अधिक भयभीत हो गए, विचार शून्य हो गए थे। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया, यानी कि जहाँ वो जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ उनको जगह मिल गई रहने की। जब उन्होंने इस घटना का जिक्र किया तो मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की, अच्छी जगह बताई रहने की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे।
उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज यानी कि तुच्छ घृणित वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया, अपने काम में लगन के साथ लग गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में यानी 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला क्या सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यानी कि ईश्वर सबका ध्यान रखता है। समय पर जिसको जिस चीज़ को देने का होता है ईश्वर स्वयं अपने आप देता है। तो भगवान के घर देर है, देर से ज़रूर किसी सबके साथ न्याय होता है, पर अंधेर नहीं यानी कि अन्याय नहीं है। ईश्वर न्याय अवश्य करता है, समय ज़रूर लगता है किंतु ईश्वर न्याय ज़रूर करता है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। क्या समीक्षा थी, देखो कला समीक्षकों ने क्या लिखा है इनके चित्र के विषय में। रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ़ की थी। उसका पहला वाक्य क्या था देखें, मुझे आज भी याद है उनका जो पहला वाक्य था, वो लेखक को आज भी याद है। क्या था उनका पहला वाक्य देखें, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। देखो यानी कि पूरी चित्र प्रदर्शनी को देख करके रुडोल्फ वॉन लेडेन ने क्या कहा कि देखो इनमें से बहुत सारे चित्र तो पहले भी दिखाए जा चुके हैं और जो नए हैं उनमें कोई नई प्रतिभा या नयापन नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन देखो अभी बात पूरी नहीं हुई है उसकी। हाँ, एस.एच. रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। देखो ये प्रतिक्रिया थी रुडोल्फ वॉन लेडेन की कि भाई इसमें बहुत सारे चित्र तो पहले के प्रदर्शित हो चुके हैं और जो नए हैं उनमें कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन जो सैयद हैदर रजा नाम का जो छात्र है उसके जो जलरंग बने हुए हैं वो लुभावने हैं, यानी कि मन को भाते हैं, आकर्षित करते हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है, यानी कि उनमें सुंदर तालमेल है, रंगों का कुशलता से प्रयोग किया गया है, ऐसा उसमें दिखाई देता है। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटा रोज़ काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे जितने रुपए उन्हें अपने इन 2 चित्रों से मिल गए थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेज़ी में कहा, आई लव योर स्टफ मिस्टर रज्जा, यानी कि क्या बोला है वो कौन सी भाषा में बोला है, जर्मन भाषा में बोला है कि आई लव योर स्टफ मिस्टर रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रुडोल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे, यानी कि उनकी विशेष कृपा रखते थे, सहयोग की दृष्टि रखते थे उनके प्रति, सैयद रजा के प्रति। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमुनुएल श्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। ये मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी, बहुत बड़ी मूल्यवान उपलब्धि थी कि कला संग्राहक, वियना के एक बड़े कला संग्राहक इनके काम के प्रशंसक बन गए। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना एक स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे, कला निदेशक थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते, यानी कि चित्रों को बहुत ध्यान से देखते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। जब उनकी रुचि बढ़ती गई तो मेरा भी काम निखरता गया, क्योंकि वे विश्लेषण करते थे मेरे चित्रों के विषय में, तो जहाँ जो भी कमी पेशी दिखती थी उसे लेखक मिटाता चला जाता। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका।
तो देखो प्रश्न बन जाता है कि आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में झुक पाना संभव हो सका। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके जो चित्र थे, देखो यहाँ से कि वियना के प्रोफेसर लैंगहैमर जो है उन्होंने काम करने के लिए स्टूडियो दिया और लैंगहैमर जो थे इनके चित्रों से बहुत प्रभावित हुए, विश्लेषण करने लगे, उनके चित्र खरीदने लगे। तो जब चित्र खरीदने लगे तो लेखक को इनकम आय होने लगी और जब आय होने लगी तो वे कला के अध्ययन के लिए जुट गए, वो नौकरी छोड़ करके। नहीं तो उनको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नौकरी करनी पड़ जाती थी और वो समय नौकरी के लिए दे देते थे। तो अब जब उनके चित्र वो खरीदने लगे प्रोफेसर लैंगहैमर, तो चित्र खरीदने लगे तो इनको इनकम होने लगी अपने चित्रों के माध्यम से। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चित्रकला को समर्पित कर दिया। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। आई बात समझ में? तो आज के लिए हम यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।